नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह आपका अपने चैनल विद्यारंभ में पुनः स्वागत करता हूँ। आज मैं इस लेक्चर में केवीएल और केसीएल के बारे में डिस्कशन करूँगा, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। सर्किट एनालिसिस में इनका यूज किया जाता है। तो आइए समझते हैं केवीएल और केसीएल के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं पीडीएफ में किरचॉफ करंट लॉ और किरचॉफ वोल्टेज लॉ को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले देखते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ क्या है। तो किरचॉफ करंट लॉ, as per definition, the algebraic sum of current meeting at a point or junction is zero. So किरचॉफ करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सर्किट में जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली धाराओं का, मिलने वाली करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होता है। तो जंक्शन पॉइंट किसे कहते हैं? जहां पर दो से अधिक ब्रांचेस मिल रही हों या करंट मिल रही हों, ऐसे पॉइंट को हम जंक्शन या नोड कहते हैं। तो किरचॉफ के अकॉर्डिंग कि अगर उस जंक्शन पॉइंट पर 2 या 3 या 4 ब्रांचेस मिल रही हैं, तो उनमें बह रही सभी करंट का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। तो अलजेब्रिक सम जीरो शो करने के लिए क्या किया जाता है कि एक रेफरेंस ले लेते हैं। हम रेफरेंस लेते हैं कि हम कौन सी करंट को पॉजिटिव लेंगे और कौन सी करंट को नेगेटिव लेंगे। तो उसके लिए एक रेफरेंस हम ले सकते हैं कि जो नोड की तरफ आ रहे हैं, टूवर्ड द नोड, वो हम पॉजिटिव ले लें, और जो नोड से बाहर जा रही है वो नेगेटिव ले लें। इसका अपोजिट भी हम ले सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। टूवर्ड्स द नोड पॉजिटिव ले सकते हैं या नेगेटिव भी ले सकते हैं, फिर अपोजिट हमें उसी के अकॉर्डिंग लेना है। जैसा यहाँ पे दिखाया गया है कि I1 इनकमिंग है, I4 इनकमिंग है, I2 और I3 आउटगोइंग है। तो अगर हम इनकमिंग को पॉजिटिव ले तो I1 प्लस I4 that will be equal to the I2 and I3। तो हम केसीएल को इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी जंक्शन या किसी पॉइंट पर आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के बराबर होता है। यानी इन सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट एट एनी जंक्शन और नोड। अब देखते हैं कि हम केवीएल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सर्किट एनालिसिस का दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ को समझते हैं। ठीक है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपके सामने है। ठीक है, इन एनी क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट और मेश द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात क्या बताई गई है कि इन एनी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट, यानी क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट होना चाहिए, उसमें अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज ड्रॉप का अलजेब्रिक सम जीरो होगा। का मतलब है ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है कि जितनी एनर्जी सप्लाई की जा रही है उतनी ही कंज्यूम होगी। सो अलजेब्रिक सम ऑफ EMF एंड वोल्टेज ड्रॉप इन अ क्लोज लूप विल बी जीरो। तो ये अलजेब्रिक सम जीरो हम कैसे दिखाएंगे? जैसे हमने केसीएल में साइन कन्वेंशन यूज किया है, वैसे केवीएल में भी हम साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं कि बैटरी का पोलैरिटी आपको पहले से ही दी होती है कि बैटरी की पोलैरिटी क्या होगी, एक टर्मिनल पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। वैसे ही रेजिस्टेंस के क्रॉस की पोलैरिटी क्या होगी, तो वो डिपेंड करता है करंट एजेंशन पर। यहाँ पर आपने देखा है कि देख रहे हैं आप कि करंट इस डायरेक्शन में एज्यूम की गई है। तो अगर करंट इस डायरेक्शन में एज्यूम की गई है तो R1 के क्रॉस पहला टर्मिनल जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरा टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से R2 का पहला टर्मिनल पॉजिटिव होगा और दूसरा टर्मिनल नेगेटिव होगा। तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस की पोलैरिटी ये करंट पर डिपेंड करती है, और करंट हमने इस डायरेक्शन में दी है। तो रेजिस्टेंस में जिधर से करंट इंटर होती है वो टर्मिनल पॉजिटिव हो जाता है, और जिधर से करंट आउटगोइंग होती है वो टर्मिनल नेगेटिव हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसमें इस बात का भी नोट करने वाली है कि ये जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी मेंशन है, ये सिर्फ रेजिस्टेंस के क्रॉस के कंपैरिजन में लिखा गया है। इनका किसी और एलिमेंट से लेना देना नहीं है।
इसका मतलब ये है कि रेजिस्टेंस का जो टर्मिनल पॉजिटिव है वो दूसरे टर्मिनल के रिस्पेक्ट में है, या दूसरा टर्मिनल जो नेगेटिव है वो पहले टर्मिनल के रिस्पेक्ट में है। इसको हमें R2 से कंपेयर नहीं करना है। तो अब हमारे पास हर एक एलिमेंट के क्रॉस की पोलैरिटी है, वोल्टेज है। तो केवीएल में अब हमें इन्हीं तीन पोलैरिटी को, इन्हीं तीन वोल्टेज को, इन्हीं तीन वोल्टेज डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 शो करना है। तो हम एक डायरेक्शन में मूव करते जाएंगे, जो सेम डायरेक्शन के सेम पोलैरिटी के वोल्टेज होंगे उनको हम प्लस कर लेंगे, जो अपोजिट होंगे उनको माइनस कर लेंगे। हम अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करें सर्किट में, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो बैटरी का आप देखेंगे माइनस प्लस आएगा। तो माइनस प्लस है तो हम मान लेते हैं, चलो माइनस जिसका पहला टर्मिनल माइनस है और दूसरा प्लस है उसको हमने प्लस मान लिया, प्लस ई। फिर अब हम आगे मूव करेंगे तो रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस में जो पहला टर्मिनल आएगा प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा। तो बैटरी में माइनस प्लस था, अब ये प्लस माइनस, तो अपोजिट पोलैरिटी, इसलिए इसको हम माइनस ले सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा किस पोलैरिटी को आप प्लस ले रहे हैं, किस पोलैरिटी को माइनस। फिर हम R2 में मूव करेंगे तो R2 में पहला टर्मिनल प्लस है, दूसरा टर्मिनल माइनस है। तो ये रेजिस्टेंस R1 की ही पोलैरिटी के सिमिलर है, इसलिए इसको भी हम माइनस ले लेंगे। तो ये माइनस R2 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ गई, दैट E इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो इस तरीके से हम केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी सर्किट में। तो केवीएल इक्वेशन लिखने के क्या स्टेप हो सकते हैं? बहुत ही आसान है। केवीएल इक्वेशन में सबसे पहले आपको करंट एजम्पशन करना है। किसी भी सर्किट में आप करंट एज्यूम करेंगे, करंट किस डायरेक्शन में हो रही है। फिर उसके बाद जिस डायरेक्शन में भी आपने करंट एज्यूम किया था, करंट एजम्पशन केसीएल के बेसिस पर होगा कि हर एक ब्रांचेस से जो आउटगोइंग करंट है वो इनकमिंग करंट के इक्वल होगी, या इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग। तो आपने इस ब्रांच में जो करंट मान लिया, अगर कहीं नोड आता तो आप इसी को डिवाइड करेंगे, ना कि कहीं और से इसमें इनकमिंग मानेंगे। तो जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन है वो केसीएल के बेसिस पे होगा। तो सबसे पहला आपने क्या किया, करंट डिस्ट्रीब्यूशन किया। जैसे ही करंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो करंट के बेसिस पर आप पोलैरिटी मेंशन कर देंगे, हर एक एलिमेंट के क्रॉस पोलैरिटी। जब हर एक एलिमेंट के क्रॉस पोलैरिटी आ जाएगी तो उन्हीं पोलैरिटी का आपको अलजेब्रिक सम करना है, वही केवीएल इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको थोड़ा हम और आसान कर सकते हैं इस काम को, कि पोलैरिटी जब हमने मेंशन कर ली तो हम एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, जैसा हमें यहाँ दिखाया गया है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे, और हर एक एलिमेंट का लास्ट साइन कंसीडर करेंगे। जैसे हम बैटरी में अगर हम मूव करें तो हम माइनस से प्लस की तरफ आएंगे, तो लास्ट साइन प्लस है तो प्लस ई। फिर हम R1 में जाएंगे तो लास्ट साइन माइनस है तो माइनस आई R1। इसी तरीके से R2 में जाएंगे तो लास्ट साइन माइनस है तो माइनस आई R2 इक्वल 0। तो यहाँ से भी वही इक्वेशन आ गई। जरूरी नहीं कि लास्ट साइन ले, आप पहला भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस ई आएगा, अगर पहला लेंगे तो माइनस ई आएगा, और बाकी ये प्लस में आ जाएगा IR1, और ये प्लस में आ जाएगा IR2 इक्वल 0। तो भी हमारे पास सेम इक्वेशन बनेगी। जरूरी नहीं कि हम क्लॉकवाइज मूव करें, हम एंटी क्लॉकवाइज भी मूव कर सकते हैं तो भी यही इक्वेशन आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में केवीएल इक्वेशन लिख सकते हैं, और केवीएल इक्वेशन के बेसिस पर ही हम सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, सर्किट की एनालिसिस कर सकते हैं। धन्यवाद।